तो जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रोविन एकेडमी में। और आज हमारा ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो है हमारा मिट्टी। मिट्टी आज आज का हमारा टॉपिक है और वो भी मिट्टी में हम बात करेंगे किसकी मिट्टी? भारत की मिट्टी। भारत की मृदा के बारे में आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में बात करेंगे। तो मिट्टी के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। उसकी परिभाषा को जानने के लिए हमको सबसे पहले मिट्टी के निर्माण के बारे में समझना होगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। एग्जाम्पल के तौर पर इसके सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपट्टी या फिर क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद वाले को कहते हैं मेंटल और सबसे मिडिल वाले को कहते हैं फ्लोर, ठीक है। तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोग जिस पर मकान बनाते हैं, जिस पर चलते हैं, वो हमारा क्या है? परपट्टी है। तो क्या यही परपट्टी मृदा है? यही परपट्टी मिट्टी है? क्या हम लोग परपट्टी को ही मिट्टी कहते हैं? यदि परपट्टी को मिट्टी कहते हैं तो फिर परपट्टी है क्या? और यदि परपट्टी को मिट्टी नहीं कहते तो फिर मृदा क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमको समझना होगा कि मृदा हमारा एक्चुअल में है क्या और उसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मृदा निर्माण के बारे में। मृदा निर्माण, देखिए मृदा निर्माण मृदा निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये एक या दो दिनों या हफ्ता दिनों या महीनों दिनों में बनने वाली नहीं है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो बहुत ही लंबे समय लगता है, लाखों हजारों वर्षों के बाद मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण समझते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं, इसका डेफिनेशन, एक बढ़िया सा डेफिनेशन लिखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। चट्टानों के चट्टानों के विघटित एवं वियोजित चट्टानों के विघटित एवं वियोजित होने से उत्पन्न चट्टानों के विघटित एवं वियोजित होने से उत्पन्न ढीले और असंगठित भूपदार्थ को मृदा कहते हैं, जिसमें जल, वायु और जैविक पदार्थ शामिल है। ये हमने एक मृदा का डेफिनेशन लिख दिया और यही डेफिनेशन के सहायता से हम मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि इसका मृदा का डेफिनेशन क्या है, मृदा की परिभाषा क्या है। चट्टानों की विघटित एवं वियोजित, विघटित और वियोजित का मतलब होता है टूटने फूटने से। चट्टानों के विघटित एवं वियोजित होने से उत्पन्न ढीले और असंगठित भू पदार्थ को मृदा कहते हैं, जिसमें जल, वायु और जैविक पदार्थ शामिल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारा पृथ्वी का, एक मिनट, ये हमारा परपट्टी है। मान लीजिए यार पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है परपट्टी, ठीक है। और चूंकि परपट्टी तो हमारा बहुत ही एक कठोर, एक तरह से कह सकते हैं कठोर भाग है। तो परपट्टी पर बहुत सारे चट्टान वगैरह भी है ना, बहुत सारे चट्टान वगैरह भी है परपट्टी पर। तो मूल रूप से मृदा का निर्माण जो होता है वो चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें जल, वायु और जैविक पदार्थ भी शामिल होते हैं। तो ये हमारा परपट्टी है। परपट्टी पर बहुत सारे कठोर कठोर चट्टानें होते हैं। इन चट्टानों पर क्या होता है, फिर बाह्य बल कार्य करते हैं, कुछ बाह्य बल। इन चट्टानों पर कुछ बाह्य बल लगते हैं, जैसे हवाएं चलना, वर्षा होना, एक तरह से कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन, कुछ जैविक प्रक्रियाएं भी होती है, बहुत सारी चीजें लगती है, तब जाकर के हमारा मृदा का निर्माण होता है। इस पर जो बाह्य बल लगते हैं, उन बाह्य बल का मृदा के निर्माण में क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए ये बाह्य बल, हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे वर्षा होना, हवाएं चलना, ठीक है, कुछ जैविक प्रक्रियाएं भी चलती है। तो जब पानी वगैरह गिरती है, वर्षा वगैरह होती है, तो चट्टानें क्या होता है, चट्टानों में दरार आ जाती है, ठीक है। दरार जब आती है तो पानी उसके अंदर चली जाती है, और पानी जब जाती है तो वहाँ पर रासायनिक क्रिया होकर के जो पानी है वो ठंडा होने का जम जाता है और चट्टानें जो होती है वो टूट जाती है। तो बाह्य बल काम करने के कारण ये चट्टानें जो होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं।
यहीं पर धीरे धीरे ये चट्टानें टूटने लगती है। ठीक है, जब बाह्य बल इस पर लगते हैं, बहुत सारे बाह्य बल लगते हैं, तो ये चट्टानें धीरे धीरे टूट जाती हैं यहीं पर, और यहीं पर टूट करके एक परत बन जाती है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर कि चट्टानों के विघटित एवं वियोजित, यानी कि चट्टानों के टूटने फूटने से और जो ढीले और असंगठित भू पदार्थ को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। जब तक इसमें बाह्य बल नहीं लगा था, तब तक ये चट्टान जो हमारा था नीचे वाला, वो हमारा संगठित था और कैसा था, कठोर भी था, कठोर था। लेकिन जब इस पर बाह्य बल लगा, बहुत सारे बाह्य बल लगाए, जैविक प्रक्रियाएं हुई, तो क्या हुआ, ये चट्टान धीरे धीरे टूट करके क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया, बदल गया। ठीक है, तो जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया, बदल गया, तो क्या ये संगठित रहा? पहले जब चट्टानें टूटी फूटी नहीं थी, तब ये चट्टानें एकदम पूरा स्ट्रक्चर थी, एकदम संगठित था, और क्या था, कैसा था, कठोर था। लेकिन जब इस पर बाह्य बल काम किया, तो ये चट्टानें धीरे धीरे टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गई, बदल गई, और क्या हो गया, एक परत बन गया चट्टानों का, एक जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसका एक परत बन गया। तो चट्टानें जब टूटी तो ये संगठित नहीं रही, और चट्टाने के टूटने से पहले ये जो चट्टान था, ये कैसा था, एकदम संगठित था और कठोर था। और चट्टाने जब टूटी तो संगठित तो नहीं रही, लेकिन फिर ये क्या हो गया, ढीला हो गया। क्या हो गया, ढीला हो गया। चट्टाने टूटने के पहले संगठित था और कैसा था, कठोर था। लेकिन जब उस पर बाह्य बल काम किया, बाह्य बल लगा, बहुत सारे बाह्य बल लगे, तब चट्टाने जो था वो संगठित नहीं रहा, और चट्टान कैसा हो गया, ढीला हो गया। हमको उम्मीद है कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और समझते हैं। इस मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, ये 1 या 2 दिनों नहीं बनता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलता है, तब जाकर के मृदा का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक मिट्टी का परत है। चट्टानें जब टूटी, उस पर बहुत सारे बाह्य बल किए, तब मिट्टी का नहीं, चट्टानों का एक छोटा छोटा टुकड़ा का एक परत बन गया। ठीक है, इस पर जब बाह्य बल लगा, इसके पहले चट्टानें कैसी थी, एकदम कठोर थी और संगठित थी, स्ट्रक्चर्ड थी एकदम। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा चट्टानें जब टूटी फूटी, तो क्या ये चट्टानें तो संगठित नहीं रहा, और जब संगठित नहीं रहा, तो इन चट्टानों के जो टुकड़े हैं, इनके बीच में तो कुछ अवकाश रहे होंगे, कुछ छिद्र रहे होंगे। तो क्या होता है, इन छिद्रों में फिर वायु और जल का प्रवेश होता है। जब चट्टानें टूटी फूटी, तो चूंकि ये संगठित नहीं रहा, तो इसके बीच में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। तो खाली स्थान जब होते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसमें वायु प्रवेश करती है, और वायु प्रवेश करती है, उसके बाद फिर क्या होता है, जब वर्षा वगैरह होती है, फिर कहीं से पानी वगैरह बह करके आती है, और फिर वो पानी किस में चली जाती है, चट्टानों के टूटे फूटे हुए जो परत है उसमें चली जाती है। एक बात और समझिए कि जहाँ पर वैसे जगह जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है, पानी की वर्षा वगैरह बहुत ही कम होता है, जैसे राजस्थान के इलाके में जहाँ पर पानी बहुत ही कमी होती है, बहुत कम गिरती है, तो वहाँ पर क्या होता है, इन चट्टानों में जो है वो वायु का जो, एक तरह से कह सकते हैं, वायु का नहीं, पानी की जो मात्रा है वो बहुत ही इसमें कम हो जाती है। इसमें पानी तो बहुत कम जाएगा, क्योंकि जब वर्षा ही नहीं होगी तो इसमें पानी कहाँ से जाएगा। तो जब पानी की मात्रा कम होती है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर पानी की कमी होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही वहाँ पर वायु का उसमें प्रवेश हो जाएगा। तो जब इसमें जल की मात्रा कम होती है, तो वायु बढ़ जाती है, और जब वायु की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जल बढ़ जाता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं, वायु और जल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध चलता है, कि जब जल अधिक रहेगा तो वायु जो सो कम रहेगा, और जब वायु ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, जहाँ पर वर्षा वगैरह कम होती है, जब वायु ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर जल की कमी हो जाएगी, और जहाँ जल ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वायु की कमी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर जब वायु रहेगा और वायु के अंदर जब पानी प्रवेश करेगा, तो वायु की जगह कौन आ जाएगा, जल। लेकिन जहाँ पर जल बहुत ही कम होती है, वहाँ पर कौन ज़्यादा आ जाएगा, वायु आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि चट्टान टूट फूट गया, और चट्टान टूट फूट गया, चट्टानों के टूटने फूटने से पहले जो चट्टानें थी वो एकदम संगठित थी, स्ट्रक्चर्ड थी, और कैसा था, एकदम कठोर था। लेकिन जब उस पर बहुत सारे बाह्य बल काम किए, तो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, और एक क्या बन गया, एक परत बन गई, और चट्टानें जो थी वो संगठित से होकर के असंगठित हो गई, इधर उधर छितरा गए, और फिर क्या हो गया, एकदम ढीला हो गया, और उस पर फिर क्या हुआ, वायु और जल का
प्रवेश होता है। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम समझते हैं। ये था कि चट्टान टूट फूट गया, लेकिन उसमें जल भी प्रवेश हो गया और वायु भी प्रवेश हो गया। लेकिन ये जैविक पदार्थ क्या है? जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ क्या हो गया? जैविक पदार्थ में हम जीवित जीव जंतु जो होते हैं और मृत जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं उसको शामिल करते हैं। जीवित जीव जंतु और मृत जीव जंतु के अवशेष। जब किसी जीवित जीव जंतु या मृत जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो जब क्या होती है, भूमि पर पड़ी रहती, तो वो कुछ समय के बाद सड़ गल जाती है। ठीक है, सड़ गल जाती है और सड़ने गलने के बाद ये क्या होता है, मृदा में ये मिल जाती है। ठीक है, तो जैविक पदार्थ क्या होगा? जीवित जीव जंतु और मृत जीव जंतु के सड़ने गलने से। जीवित जीव जंतु तो सड़ेगा गलेगा नहीं जब तो वो जिंदा है, लेकिन उसका कुछ अवशेष जैसे पेड़ पौधे वगैरह हो गया, उसका कुछ टहनियाँ वगैरह, कुछ पत्तियाँ वगैरह आप देखते होंगे भूमि पर गिर जाती, तो क्या जीवित जीव जंतु यानी कि वनस्पति का क्या हो गया, एक भाग हो गया। तो जब पृथ्वी पर या फिर धरती पर गिर जाती है तो वो सड़ गल जाती है। लेकिन मृत जीव जंतु जो है, जैसे कुछ मरा हुआ सांप हो गया, कुछ मरे हुए आदमी के शव को आप देखते हैं उसको गाड़ देते हैं, तो धरती के अंदर वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ गल जाता है। तो ये था मृत जीव जंतु। ये दोनों जीव जंतु के अवशेष क्या होता है, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ये सड़ गल जाते हैं और सड़ने गलने के बाद ये क्या होता है, मृदा में मिल जाता है। तो वही बोल रहा है कि चट्टानों की विघटित वियोजन से होने से उत्पन्न ढीले और संगठित भू पदार्थ को मृदा कहते हैं, जिसमें जल, वायु और जैविक पदार्थ शामिल है। तो जब तक अभी तो हमारा चट्टान टूट गया और टूटने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके एक परत बन गया, लेकिन क्या अभी वो मृदा है? अभी वो मृदा है? नहीं, अभी वो मृदा नहीं है। चट्टानों के टूटे हुए भाग को, छोटे छोटे टुकड़े भाग को अभी हम उसको बालू कहेंगे, और बालू का चूंकि कृषि कार्य में कोई यूज नहीं होता है, तो जब तक उसमें एक तरह के जैविक पदार्थ शामिल नहीं होंगे, और जब तक शामिल नहीं होंगे और शामिल होने के बाद जब उसमें प्रक्रियाएं चलती रहती है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो हो गए और जैविक पदार्थ जो हो गए, उन दोनों के बीच में जब प्रक्रियाएं चलती है, तब बहुत लाखों हजारों वर्षों के बाद जाकर के हमारा मृदा का रूप लेती है। तो जैविक पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जीवित जीव जंतु के जो अवशेष हो गए, कुछ इसमें वनस्पति वगैरह को भी शामिल करते हैं, और मृत जीव जंतु जो आप तो समझते ही, इसके जो अवशेष होते हैं, इन दोनों अवशेष के सड़ने गलने के बाद ये क्या होता है, मृदा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जब ये बहुत सड़ गल जाएंगे तो ये किसका रूप ले लेंगे, ह्यूमस का। इनके सड़ने गलने के बाद ये किसका रूप ले लेंगे, ह्यूमस का। और जिस मिट्टी में ह्यूमस जितनी अधिक मात्रा में रहेगी, वो मिट्टी उतना ही अधिक उपजाऊ होगा। तो ह्यूमस समझ में आ गया होगा कि ह्यूमस क्या है। जीवित जीव जंतु और मृत जीव जंतु के सड़ने गलने के बाद जो हमको अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। और जिस मिट्टी में ह्यूमस जितनी अधिक मात्रा में होगी, वो मिट्टी उतना ही अधिक उपजाऊ होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चट्टानों के विघटित होने से उसका जो पतला बालू बना, उसमें जब तक जैविक प्रक्रियाएं नहीं होगी तब तक वो मिट्टी का रूप नहीं ले सकती। जब उसमें प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं नहीं होगी, तब तक वो क्या हो सकता है, बालू उसको कहेंगे। तो जब उसमें जैविक प्रक्रियाएं होगी तभी वो मिट्टी का रूप लेगी, और ये मिट्टी का निर्माण का प्रक्रिया जो बहुत ही लाखों वर्षों से होता है, लाखों वर्षों के बाद होता है। अब हम समझते हैं कि मृदा के निर्माण में हवा कहाँ से आता है, जल कहाँ से आता है, और जैविक जो पदार्थ हैं वो कहाँ से आता है। हम समझते हैं सबसे पहले कि एक होता है स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, और एक होता है वायुमंडल, और एक होता है जैवमंडल। ये हम 4 परत लिखे हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। स्थलमंडल क्या होता है, स्थलमंडल बहुत ही कठोर होता है, यहाँ पर बहुत ही कठोर कठोर चट्टानें वगैरह पाई जाती है, पर्वत वगैरह पाई जाती है। और जलमंडल, जहाँ पर जल होता है उसको बोलते हैं जलमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल तो आप समझते हैं कि वायु मंडल क्या है, गैसों का एक आवरण है, एक परत है। और जैवमंडल,
जैवमंडल जहाँ पर सभी जीव जंतु वनस्पति वगैरह निवास करते हैं उसको बोलते हैं जैवमंडल। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में इन चारों मंडलों का बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाती है। इन सभी के सहयोग से मृदा का निर्माण होता है। अब इन सभी से मृदा का निर्माण कैसे होता है? जैसे स्थल मंडल में क्या होता है? स्थल मंडल में क्या होता है? बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। तो चूंकि मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानें जब घर्षण वगैरह जब इस पर बहुत सारे बाह्य बल काम करते तो ये चट्टानें टूट जाती है। और चट्टानें जब टूटती है तो टूटने के बाद इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ भी रहते हैं, मिनरल्स वगैरह भी रहते हैं चट्टानों के अंदर। तो एक तो आ गया चट्टानों के टूटने से इसमें आ गया एक खनिज पदार्थ आ गया। ठीक है, तो ये चट्टानों के टूटने से खनिज पदार्थ कहाँ से आए? ये हमारा आया स्थल मंडल से। अब जल मंडल से हमारा क्या आएगा? जल आएगा। और वायुमंडल से हमारा क्या आएगा? वायु आएगा। और जैव मंडल से जैविक अवशेष आएंगे। क्या आएंगे? जैविक अवशेष। जैविक अवशेष के बारे में आपको पहले पढ़ा दिए कि मृत या जीवित जीव जंतुओं के सड़ने गलने के बाद जो उसका अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जैविक अवशेष। उसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमस। तो मृदा निर्माण में कितने प्रकार आ गए? एक तो खनिज पदार्थ आ गए। और खनिज पदार्थ कहाँ से आए? चट्टानें जब टूटती है तो टूटने के बाद चूंकि चट्टानों के अंदर बहुत सारे खनिज तत्व भी होते हैं, तो टूटती है चट्टानें जब टूटती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए तो इसका जो खनिज पदार्थ है ये इसी में रह गया। तो चट्टाने के टूटने से खनिज पदार्थ आ गया जो हमको कहाँ से मिला? स्थल मंडल से। जल मंडल से हमको जल मिला। और वायुमंडल से हमको वायु मिला। और जैविक अवशेष हमको कहाँ से मिले? जैव मंडल से। तो ये चारों जब आपस में परस्पर प्रक्रियाएं करती है, आंतरिक क्रियाएं होती है, तब जाकर के मृदा का रूप लेती है। जब तक उसमें जैविक अवशेष नहीं मिलेंगे तब तक वो मृदा का रूप नहीं ले सकती। अन्यथा हम कहेंगे कि चट्टानों का जो पतला परत है, टूटा फूटा हुआ जो भाग है, उसको हम सिर्फ बोलेंगे बालू। तो हमको उम्मीद है कि मृदा का निर्माण आपको समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा आप लिख लिए होंगे पहले, नहीं तो आप पीछे करके वीडियो देख के स्क्रीनशॉट या फिर देख करके लिख लें। तो ये था हमारा मृदा और मृदा का निर्माण। अब समझते हैं कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। मृदा के अध्ययन, मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान, मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। मृदा क्या, पेडोलॉजी में क्या होता है? मृदा के बारे में इसकी खोज या अध्ययन किया जाता है। जैसे मृदा के गुण, अवगुण, उसमें होने वाले आंतरिक क्रियाएं वगैरह, जितने भी मृदा के बारे में आप सोच सकते हैं, उन सभी का अध्ययन हम करते हैं पेडोलॉजी में। तो अभी तक हमने पढ़ लिया मृदा के परिभाषा, मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण जटिल प्रक्रिया है, इसको फिर से हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि मृदा का निर्माण जो होता है वो मूल रूप से चट्टानों के टूटने फूटने और जो जैविक पदार्थ हैं उसके मिलने से, आंतरिक क्रियाएं से होती है। ठीक है, तभी जाकर के वो मृदा का रूप ले लेती है। अब थोड़ा इसमें जैविक पदार्थ में एक और चीज समझना है। जैविक पदार्थ में हम, जैसा कि हमने पिछले बताए कि जीवित जीव जंतु के अवशेष भी होते हैं, जीवित जीव जंतु, और एक होता है मृत जीव जंतु। ठीक है, तो ये जीवित जीव जंतु को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो बड़े स्तर वाले, और एक मध्यम स्तर वाले, और एक निम्न स्तर वाले। बड़े स्तर वाले में कौन कौन से जीव जंतु आ सकते हैं? जो भूमि में रहते हैं, जैसे सांप, चूहा वगैरह, जितने भी आप उससे बड़े बड़े सोच सकते हैं, सांप, चूहा, गिलहरी वगैरह, ये सब किस में आता है? बड़े में। सांप, चूहा, गिलहरी, खरगोश इत्यादि। और मध्यम में
छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं इत्यादि। और निम्न में आते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब जैसे कवक हो गया, बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, शैवाल वगैरह जो होते हैं, जीवाणु वगैरह जो होते हैं, ये आता है सूक्ष्म जीव में। तो जीवित जीव जंतु को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया, एक बड़े स्तर वाले, एक मध्यम स्तर वाले और निम्न स्तर वाले। बड़े वाले में कौन कौन आता है? एक आता है जैसे सांप वगैरह, चूहा वगैरह जो भूमि के अंदर रहते हैं, वो सभी आते हैं बड़े स्तर वाले में। और मध्यम वाले में आते हैं कीड़े मकोड़े इत्यादि। और निम्न वाले में आते हैं सूक्ष्म जीव, कवक, बैक्टीरिया और शैवाल। अच्छा, इन सभी का योगदान मृदा के निर्माण में किस प्रकार से सहायक होता है? मृदा के निर्माण में किस प्रकार से सहायक होता है? देखिए, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये सांप चूहा चूंकि गिलहरी वगैरह है तो रहते हैं कहाँ पर? भूमि में रहते हैं। तो जो कि सांप चूहा गिलहरी खरगोश वगैरह कहाँ पर रहते हैं? भूमि के अंदर रहते हैं। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो रहते हैं ये भी भूमि में ही रहते हैं। तो जब कभी कभी इन सभी का जब डेथ हो जाता है या किसी कारणवश इसका मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, तो इन सभी को गलाने का काम कौन करता है? ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए ये, और ये कवक, बैक्टीरिया, शैवाल वगैरह जो होते हैं, यही सब के वजह से इन सब का जो होता है वो सड़ या गल पाता है। ठीक है, तभी जाकर के मृदा में इसका विलय होता है। नहीं तो जब ये सब इस पर क्रियाएं नहीं करेगी, खाएंगे पिएंगे नहीं इस पर, तो क्या इसका जो रूप है वो जैसे का तैसे रहेगा। तो इन सभी को सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? सूक्ष्मजीव करता है। और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इन सभी को सड़ाने गलाने का काम करता है, जो मृदा निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा जैविक पदार्थ के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। इसके पहले आपको हम इसके पिछले भाग में बता दिए कि जैविक पदार्थ क्या होता है। तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। अभी तक हमने पढ़ा मृदा के बारे में, मृदा की परिभाषा, मृदा के निर्माण के बारे में, और ये भी पढ़ा कि मृदा के निर्माण में वायु कहाँ से आता है, जल कहाँ से आता है, जो वनस्पति वगैरह आता है ये कहाँ से आता है। अब हम समझते हैं मृदा के स्तर। मृदा के स्तर, मृदा के स्तर कहने का क्या मतलब है? जैसे देखिए, ये हमारा एक परपट्टी है, परपट्टी नहीं कह सकते, एक भूमि है। ठीक है, ये हमारा एक भूमि है। भूमि में भी मृदा के बहुत सारे परत होते हैं, और उन परतों का काम अलग अलग क्रियाओं में, अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। जैसे मृदा की जो होता है वो 5 परत होती है। मृदा के 5 परत होता है। पहला परत है हमारा होरिजोन वो। दूसरा परत है हमारा होरिजोन ए, और तीसरा है होरिजोन ये 1 2 3 4 5। ये होरिजोन वो, होरिजोन ये, होरिजोन बी, होरिजोन सी और होरिजोन आर। ये मृदा के 5 परत हो गए। होरिजोन ओ, होरिजोन ये, होरिजोन बी, होरिजोन सी और होरिजोन आर। होरिजोन का मतलब होता है परत। होरिजोन का मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं परत। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक हमने मिट्टी का लेयर बनाया, तो ये हमने मृदा का एक परत बना लिया। मृदा के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं होरिजोन वो, और इसके नीचे वाले परत को बोलते हैं होरिजोन ये, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं होरिजोन सी, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं वो होरिजोन ये के बाद होरिजोन बी, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं होरिजोन सी, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं होरिजोन आर। अब इन मृदा के परतों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि मृदा के जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं होरिजोन ये, होरिजोन वो, और उसके नीचे वाले को बोलते हैं होरिजोन ये, और उसके नीचे वाले को बोलते हैं बी और सी और आर।
देखिए मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन, यानी कि इसको सिर्फ बोलते हैं परत। और उसके बाद से जो मृदा का जो परत होता है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो ए बी सी और आर। अब इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारा है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन वो जो है वो मृदा का सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन वो। हॉरिजॉन वो जो होता है इसके विषय में थोड़ा हम पहले लिख लेते हैं। इसमें जो होता है वो कार्बनिक और ह्यूमस, कार्बनिक और ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है हॉरिजॉन वो में। दूसरी बात ये सबसे पतली परत होती है। हमने लिखा हॉरिजॉन वो में कार्बनिक और ह्यूमस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये जो है ये पतली परत होती है। और तीसरा में हम लोग जो फसल या कृषि करने के लिए जो हम लोग खाद रसायन या फिर एक दवा वगैरह जो कीटनाशक गोबर पत्तियां वगैरह जो जैसे खाद रसायन दवा कीटनाशक गोबर पत्तियां वगैरह जो सड़ने गलने के लिए डालते हैं वो हम लोग डालते हैं हॉरिजॉन वो में। और हॉरिजॉन वो हमारा कहाँ है, ये वाला हमारा हॉरिजॉन वो है। इसमें कार्बनिक और ह्यूमस सबसे ज्यादा मात्रा में क्यों होता है आप देखते होंगे कभी कभी, जैसे मान लीजिए हमने खाद वगैरह डाला कीटनाशक वगैरह गोबर वगैरह डाला तो ये सब हमने हॉरिजॉन वो में डाला। आप देखते होंगे जब कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है और वर्षा जब होती है तो वर्षा होने के साथ साथ कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ भी आ जाता है। तो बाढ़ आने के क्रम में कभी कभी क्या होता है कि दूसरे खेत का जो उसका ऊपर का जो ह्यूमस वगैरह होता है, ह्यूमस क्या होता है कि जीव जंतुओं के सड़ने गलने और जो वनस्पति के सड़ने गलने के बाद जो हमको अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है वो बहुत ही सर्वाधिक उपजाऊ होता है। जहाँ पर ह्यूमस सबसे अधिक मात्रा में रहेगा वो खेत बहुत ही अधिक उपजाऊ होगा, उसमें फसल का उगने का जो क्षमता होता है उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कभी कभी जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के क्रम में कभी कभी दूसरे खेत का ह्यूमस उठा करके किसी दूसरे खेत में डाल लेता है। तो उस खेत का जिसमें डाला वो बहुत ही उपजाऊ होता है, उसमें यदि आप उस टाइम कुछ भी फेंक देते हैं तो वहाँ पर उगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये कार्बनिक और ह्यूमस आपको समझ में आ गया कि ह्यूमस और कार्बनिक जो होता है हॉरिजॉन वो में बहुत ही ज़्यादा होता है। ये क्या है, मृदा की सबसे पतली परत है। आप देख सकते हैं यहाँ तक एक रेखांकित हमने एक रूपरेखा तैयार किया है समझाने के लिए। ये मृदा की सबसे पतली परत है हॉरिजॉन वो। इसमें जो खाद रसायन दवा कीटनाशक गोबर पत्तियां वगैरह जो सड़ने गलने के लिए डालते हैं वो हम लोग हॉरिजॉन वो में ही डालते हैं। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन ये के बारे में। दूसरा हमारा है हॉरिजॉन ये। हॉरिजॉन ये क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। और जो छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं जैसे सांप चूहा गिलहरी वगैरह जो भूमि के अंदर रहते हैं वो हॉरिजॉन ये में रहते हैं। चूहा सांप गिलहरी इत्यादि, चूहा सांप गिलहरी इत्यादि जो होता है वो हॉरिजॉन ये में ही पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग छोटे छोटे पौधे वगैरह लगाते हैं, छोटे पौधे का जड़, छोटे पौधे का छोटे छोटे पौधे जो हम लोग लगाते हैं जैसे धान वगैरह की बुआई करते हैं, कोई फसल वगैरह लगाते हैं जैसे बैंगन वगैरह फूल गोभी वगैरह जो लगाते हैं वो हम लोग हॉरिजॉन ये में ही लगाते हैं। छोटे पौधे का जड़ यहाँ तक जाता है। इसमें क्या होता है, धान गेहूं बैगन ये जितने भी छोटे पौधे होते हैं ये सब हम लोग इसी में लगाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा हमने कि हॉरिजॉन ये जो होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें चूहा सांप गिलहरी इत्यादि जितने भी
जीव जंतु वगैरह छोटे वगैरह होते हैं वो सब इसी में पाए जाते हैं। और छोटे पौधे जो होता है उसका जड़ यहाँ तक जाता है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्योंकि हॉरिजॉन वो तो हमारा सबसे ऊपर में हो गया, तो हम लोग इसका जो जड़ है वो यहाँ तक कैसे जाता है। मान लीजिए हमको कोई फसल लगाना है, जैसे मान लीजिए लगाना है हमको कोई बैगन लगाना है, तो बैगन लगाने के लिए हम धसाते सबसे पहले ऊपरी परत को है, हॉरिजॉन वो को ही धसाते हैं। और हॉरिजॉन वो को धसाने के बाद हम उस बैगन को लगाते कहाँ पर, हॉरिजॉन ये में। क्योंकि हॉरिजॉन वो हमारा तो बहुत ही पतला परत है। कई भूगोलवेत्ता कई कई जोग्राफर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन वो को परत मानते ही नहीं है, हॉरिजॉन वो को परत नहीं मानते, वो मानते हैं कि वो सिर्फ एक ऊपरी परत का एक पपड़ी है। हाँ। तो हॉरिजॉन वो जो है हम लोग लगाने के लिए, पौधे के लगाने के लिए धसाते वो को है, और वो को धसाने के बाद हम लोग लगाते हैं ये में। चूंकि वो तो हमारा बहुत ही पतला परत है, तो उसमें यदि हम खाली लगा देंगे तो कभी कभी बाढ़ वगैरह आएगा तो उसको बहा के ले जाएगा, या फिर कभी कभी जब तेज हवाएं चलेगी, तूफान आएगा तो हो सकता है उसको भी उड़ा के ले जाए, तो उसको उस पर लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए धसाते वो को लगाते कहाँ पर है, ये में। और यहाँ पर लगाने के बाद इसका जड़ जाता है वो कहाँ तक जाता है, हॉरिजॉन ये तक जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि ओ धान गेहूं वगैरह ये तो समझ में आ गया हो कि लगाते हैं, इसमें होता है, इसमें चूहा सांप गिलहरी वगैरह पाया जाता है इसमें ये में। इसका रीजन है क्योंकि यदि ऊपर हॉरिजॉन वो में रहेगा तो हो सकता है किसी के जाने आने से उसका कुचला जाए या दबा जाए तो उसका डेथ हो जाए, तो इसीलिए वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हॉरिजॉन ये में पाए जाते हैं। तो ये था हॉरिजॉन वो, हॉरिजॉन ये। हॉरिजॉन ये भी बहुत ही उपजाऊ होता है, ये फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और हॉरिजॉन वो तो आपको समझा ही दिए ह्यूमस वगैरह के बारे में। अब इसके बाद हमारा आता है हॉरिजॉन, तीसरा पॉइंट में है हॉरिजॉन बी। हॉरिजॉन बी क्या होता है, ये मृदा की सबसे मतलब तीसरी परत है। हम लोग जब बड़े बड़े पेड़ वगैरह लगाते हैं, बड़े पेड़ पौधों, बड़े पेड़ पौधों का जड़ यहाँ तक जाता है। जैसे कोई बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, लिप्टस, आम, महुआ, शीशम वगैरह, ये सब तो बड़ा पेड़ है। और जो बड़े बड़े पौधे वगैरह भी होते हैं तो उसका जड़ कहाँ तक जाता है, हॉरिजॉन बी तक। उसको भी लगाने के लिए धसाते वो को है, और वो को लगाने के बाद उसका जड़ जाता है ये से, और ये में जाने के बाद फिर उसका जड़ जाता है बी में, तभी वो क्या हो जाता है, पूरा एकदम मजबूती हो जाता है। और 4 नंबर में हमारा है हॉरिजॉन सी। हॉरिजॉन सी जो है ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, खेती के लिए उपयोगी नहीं है। और हॉरिजॉन आर जो है ये भी खेती के लिए उपयोगी नहीं, आर से एक तरह से आ सकते हैं रॉक्स। हॉरिजॉन सी में क्या होता है, यहाँ पर चट्टाने वगैरह अधिक पाई जाती है। और हॉरिजॉन आर जो है इसमें भी बहुत सारी चट्टाने एकदम पूरा बहुत चट्टाने जो होता है उसका घनत्व तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी उसका जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो मान लीजिए हमको खेती लगाना है, तो खेती लगाने के लिए क्या हम लोग ऊपर से इतना दूर तक खुदाई करेंगे तब जाकर के खेती लगाएंगे, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और चूंकि चट्टाने में तो हम लोग खेती लगाना कैसे संभव है, उसमें तो कुछ पाएगा ही नहीं। तो चट्टाने में लगाने के बाद भी मान लीजिए हम लगा भी देते हैं तो वो तो उपयोगी आएगा नहीं, उसका तो उत्पादन जो हो तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक तो पहली बात ये हो गया कि इतना दूर तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात कि इसमें ह्यूमस वगैरह बहुत ही निम्न, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर होगा, तो इसमें लगाने से फायदा नहीं, यानी कि ये खेती के लिए उपयोगी नहीं है, और ये भी खेती के लिए उपयोगी नहीं है। आप देखते होंगे जब जमीन की खुदाई किया जाता है, खदान वगैरह, तो कुछ समय खुदाई, कुछ दूरी तक खुदाई करने के बाद चट्टाने निकलने लगती है, भूमि के अंदर से क्या निकलने लगता है, बड़ी बड़ी पत्थरें निकलने लगती है, चट्टाने निकलने लगती है। तो हमारा हॉरिजॉन सी और हॉरिजॉन आर का ही भाग होता है। तो ये था हमारा मृदा के स्तर को, मृदा के परत। एक बात और कि इन पांचों परतों को जब मिला देते हैं तब उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। इन पांचों परतों को जब मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हम इसको एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, तो ये था हमारा मृदा की परत, हॉरिजॉन वो, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी और हॉरिजॉन आर। अब हम इसके बाद समझेंगे कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग। मृदा के प्रकार,
मृदा के प्रकार। देखिए, मृदा को हम लोग दो प्रकारों से बांट सकते हैं, एक तो भूगोल के अनुसार और एक चूंकि हम भारत की मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत की मिट्टी के बारे में, तो एक तो आयसार के अनुसार। आयसार क्या होता है इसको आगे बताते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मृदा को भूगोल के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। स्थानबद्ध मृदा और दूसरा स्थानांतरित मृदा। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, स्थानबद्ध और स्थानांतरित मृदा। स्थानांतरित का मतलब होता है कि अपने स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाना, और स्थानबद्ध का मतलब होता है अपने स्थान पर ही बना रहना। तो स्थानबद्ध मृदा में क्या होता है कि वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है। स्थानबद्ध मृदा में क्या होता है, मिट्टी जहाँ पर बनता है, मिट्टी का निर्माण जहाँ पर होता है वो वहीं पर रुका रहता है। जैसे मान लीजिए कोई ये है और एक कोई बी जगह है, कोई मिट्टी है जो जिसका निर्माण कहाँ पर हुआ, ये में। तो इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं, स्थानबद्ध मृदा का डेफिनेशन क्या होता है। वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुका रहता है, चाहे उस पर कितना ही बाढ़ का प्रभाव पड़े, कितना ही तूफान का प्रभाव पड़े, लेकिन वो मिट्टी अपने बनने वाले स्थान से दूसरे जगह कहीं पर नहीं जाएगा, तो उसी को बोलते हैं स्थानबद्ध मृदा। जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी है जिसका निर्माण हुआ ये पर, अब क्या वो बहुत अधिक मात्रा में आता है बाढ़, बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ होता है, तो कभी कभी आप देखते होंगे जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के क्रम में अपने साथ वो कुछ बहुत सारी मिट्टियाँ, कुछ चट्टाने वगैरह भी अपने साथ बहा के ले आती है। तो क्या होता है, उसका स्थानबद्ध मृदा हुआ क्या, वो तो स्थानबद्ध मृदा नहीं हुआ, वो कहीं दूसरी जगह की मिट्टी दूसरी जगह पर चली आ रही है, तो उसको बोलेंगे स्थानांतरित मृदा। लेकिन ये अभी हम पढ़ रहे हैं स्थानबद्ध मृदा। तो जब बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आया, तो चूंकि बाढ़ का जो बहाव है, उसका जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो ये बाढ़ कोशिश करेगा कि इसको उठा करके अपने साथ बहा करके दूसरी जगह पर ले जाए। लेकिन ये मिट्टी है, ये कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, ये अपने जगह पर ही बना रहेगा, इसका अपर्दन नहीं होगा, चाहे बाढ़ आए चाहे तूफान आए, जो भी आए इसको उससे मतलब नहीं, इसका अपर्दन नहीं हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं स्थानबद्ध मृदा, की वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है उसको बोलते हैं स्थानबद्ध मृदा। और स्थानांतरित मृदा में इसका उल्टा कर दीजिए कि वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर नहीं रुकी रहती है। स्थानांतरित मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव पड़ता है और तूफान वगैरह का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें स्थानबद्ध मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता है और तूफान का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थानांतरित मिट्टी में क्या होता है, जब बाढ़ आता है तो अपने साथ बहा करके इस मिट्टी को ले जाता है, और जब कभी कभी तूफान भी आता है तो आप देखते हैं ऊपर का जो धूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा उड़ने लगता है, तो उससे भी मृदा का अपर्दन होता है। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इसमें हो सकता है जलोढ़ मिट्टी। तो ये था हमारा भूगोल के अनुसार मृदा को हमने दो भागों में बांटा, स्थानबद्ध मृदा और स्थानांतरित मृदा। स्थानबद्ध में क्या होता है, जब बाढ़ वगैरह तूफान वगैरह आता है तो इसका जो निर्माण स्थल है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है, लेकिन स्थानांतरित मिट्टी में अपने जगह से उड़ करके या बह करके दूसरी जगह पर चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्थानांतरित मिट्टी। इसका उदाहरण ये हो गया काली, लाल, लेटराइट और इसमें जलोढ़ मृदा। तो ये हमने भूगोल के अनुसार पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम भारत की मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसका वर्गीकरण को देखते हैं। आयसार का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। आयसार ने भारत की
की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में। तो आयसर ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। कौन कौन सी मिट्टी है इसको देखते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, दलदली मृदा, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, दलदली और मरुस्थलीय, लवणीय। और एक एक में कौन छूट रहा है? लाल, काली, जलोढ़, मरुस्थलीय, लवणीय और पर्वतीय। तो ये आयसार के अनुसार मृदा के कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए। इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, दलदली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ये आयसार ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1963 में। 1963 के अनुसार आयसार ने मृदा को 8 भागों में बांटा है, लेकिन अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार मृदा को 10 भागों में बांटा है। हाल ही में जब रिपोर्ट आया आयसर का तो उन्होंने मृदा को कितने भागों में बांटा? 10 भागों में। लेकिन 1963 का पढ़ रहे हैं तो उन्होंने मृदा को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। तो अब वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। हमको उम्मीद है कि आपको इन सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब ये जो मिट्टियाँ, इन मिट्टियों के बारे में हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि मिट्टियाँ हैं क्या, इनके गुण अवगुण, इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।